हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। जैसा कि हम लोग क्लास 12th में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और विभव जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं दिलशाद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला परिवार। जैसा कि आप हेडिंग लगी हुई है आपके सामने, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसा कि इसमें एक वर्ड आ रहा है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जो कि आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वैद्युत क्षेत्र, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जो कोई आवेश होता है उस आवेश का एक क्षेत्र होता है। मान लिया ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इस प्लस क्यू आवेश का एक चारों ओर एक क्षेत्र होगा जिसमें अगर हम कोई दूसरा आवेश लाएंगे तो ये आवेश उस आवेश पर वैद्युत बल लगाएगा। कहने का मतलब है इस आवेश के क्षेत्र में अगर हम कोई भी दूसरा आवेश लाते हैं तो उस आवेश पर ये आवेश क्या लगाएगा, एक वैद्युत बल लगाएगा। इसी क्षेत्र को हम इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर इस वैद्युत क्षेत्र के बाहर अगर हम किसी आवेश को, मान लिया एक धन परीक्षण आवेश Q0, अगर हम एक धन परीक्षण आवेश Q0 को इसके वैद्युत क्षेत्र के थोड़ा सा बाहर लाएं तो ये आवेश इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आवेश जो है वो इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी Q0 आवेश को इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर रखें, मान लिया एक कोई बिंदु हमने मान लिया, इस पर हम धन परीक्षण आवेश को रख दिया, तो ये आवेश इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा जो कि इसमें वैद्युत बल रहेगा। ठीक है, तो ये आवेश इस पर एक वैद्युत बल लगाएगा। अब बात आती है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब होता है E= फार्मूला होता है कि हम जब इस वैद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को लाए हैं तो उस पर कितना बल लगा है, F। तो कितना बल लगा है, F, और अपान किस पर लगा है, Q0। तो F अपान Q0, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डिफिनीशन इसकी बनती है एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने पर उस पर जितना वैद्युत बल लगता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, उस धन परीक्षण आवेश या कोई भी आवेश है उस आवेश पर लगने वाला बल। क्लियर है? तो तीव्रता का मतलब सीधे सीधे हमारा बल से कि किस उस आवेश पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखें तो E= होगा F वेक्टर अपान Q0। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी एक सदिश राशि है। क्लियर है? मात्रक यहां से क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। मात्रक हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाते हैं उस आवेश पर कितना बल लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हेडिंग आपकी लगी हुई है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी। तो मान लिया ये हमारा कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर इस आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यही हमें क्या करना है, डेराइव करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सा आवेश लाते हैं, धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश क्यों लाते हैं, क्योंकि ये धन परीक्षण आवेश जो होता है ये अपना स्वयं का इसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। कहने का मतलब ये किसी दूसरे आवेश पर कोई बल नहीं लगाता है, इसलिए इसको लाते हैं और ताकि ये दूसरे आवेश पर कोई बल ना लगा सके। तो हम क्या करेंगे, एक हम परीक्षण आवेश को लाके बिंदु P पर रख देंगे। अब ये जो प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है इससे स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु P है इस पर हमने क्या किया, एक धन परीक्षण आवेश लाके रख दिया। अब धन परीक्षण आवेश लाकर अब ये प्लस क्यू आवेश इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब बात आती है कि ये प्लस क्यू आवेश इस धन परीक्षण आवेश पर कितना बल लगाएगा। तो इस बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इस बल का मान हम ज्ञात करेंगे कूलाम के नियम से। तो लिखेंगे कूलाम के नियम से। आप लोग कूलाम का नियम जानते ही होंगे। कूलाम का नियम कहता है दो बिंदु आवेश, जो दो बिंदु F= फार्मूला होता है 1/4πε0
दो बिंदु Q1 Q2 दोनों आवेश, पहला आवेश कितना है Q इंटू दूसरा आवेश कितना है Q0 अपान में बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है R स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इस धन परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा वो कूलाम के नियम से कितना लगने वाला है, F = 1/4πε0 Q0 अपान R स्क्वायर। अब हम जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फार्मूला क्या है, बेसिक फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है E = F अपान Q0। ये बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, बल को Q0 से डिवाइड कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हो जाएगा F की वैल्यू हमने निकाल ली है कि इस आवेश पर जो हम लाए थे आवेश, इस पर कितना बल लगा कूलाम के नियम से, तो कूलाम से नियम से 1/4πε0 Q0 अपान R स्क्वायर, ये वैल्यू F की है और अपान में क्या दिया है Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। तो कहने का मतलब है इस प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर जो बिंदु P था, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला कितना आया है 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। कहने का मतलब है हमें केवल किसको देखना है, आवेश अपान दूरी का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब दूरी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, आवेश से दूरी जितनी बढ़ेगी, तीव्रता उतनी ज़बरदस्त तरीके से घटेगी, क्योंकि उसका स्क्वायर भी चल रहा है। दूरी का स्क्वायर करेंगे और ज़्यादा वैल्यू R स्क्वायर हो जाएगा, और जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो इस तरीके से किसी बिंदु आवेश के कारण हम किसी R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने अभी आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी, ध्यान रखिएगा। अगर प्लस Q है और एक माइनस Q है तो प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो होती है धनावेश से दूर। आप देख रहे हैं अगर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता की बात करें तो इस धनावेश से तीव्रता होगी धनावेश से दूर, और अगर इस बिंदु पर हम माइनस Q के कारण तीव्रता की बात करें तो वो होती है तीव्रता माइनस चार्ज की ओर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन धनावेश के कारण धनावेश से दूर होती है और ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक ये प्लस Q आवेश रखा है और यहाँ पर एक रखा है माइनस Q आवेश, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों के कारण निकालना है, तो इस आवेश के कारण जो तीव्रता होगी, अगर ये आवेश हमारा पहला है और इसको हम नंबर 2 दे देते हैं, तो इस आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता होगी E1 धनावेश से दूर, देख रहे हैं आप। और इस आवेश माइनस, ये हमारा चार्ज कैसा है माइनस Q चार्ज, तो इस माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता होगी माइनस की ओर, मतलब जो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी वो होगी माइनस की ओर। इसका मतलब दोनों तीव्रताएं इस समय हम देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगी। इस तरीके से इसके कारण तीव्रता दूर और माइनस के कारण माइनस की ओर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं तीव्रताओं की डायरेक्शन। क्लियर है। अब हम इसके आगे बात करने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं इसको। वैद्युत द्विध्रुव एक छोटा सा टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव होता है एक ऐसा निकाय होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो समान परिमाण, आप देख रहे हैं माइनस Q प्लस Q, अगर हम इनके परिमाण की बात करें तो दोनों का परिमाण सेम है, क्योंकि ये भी Q है और ये भी Q है। तो दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति, नेचर इनका अलग है माइनस Q और प्लस Q। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो। इसी निकाय को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी हम किससे डिनोट करते हैं, 12 से। तो एक ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो माइनस Q प्लस Q और बीच की दूरी 12 जो कि बहुत ही अल्प दूरी होती है, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
अब इसका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हम आपको इसलिए बताते चल रहे हैं क्योंकि जब आगे भी डेरिवेशन करेंगे हम तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यूज होने वाला है, इसलिए आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इसको इजीली फॉलो कर सके। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता किसका है? वैद्युत द्विध्रुव का। तो वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाते हैं P से, किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे आप -Q का परिमाण कितना होगा? Q होगा, और +Q का तो परिमाण +Q है ही, तो मतलब कोई एक आवेश का परिमाण ले लें इनटू बीच की दूरी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण व उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो ये एक सदिश राशि होती है, P वेक्टर इक्वल टू Q इंटू 2L वेक्टर। जब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर की दिशा होती है -Q से +Q की ओर। ये चीज ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P वेक्टर होता है उसकी दिशा होती है -Q से +Q की ओर। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। तो मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इजीली यूज करने वाले हैं। डायरेक्शन हमें क्या दिखानी होगी जब कहीं पे P वेक्टर की डायरेक्शन यूज होगी? -Q से +Q की ओर, और P वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है? Q इंटू 2L। कोई एक आवेश ले लीजिए दोनों में से, उसका परिमाण, और इंटू उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? अब हम इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से देखिएगा इसको, अगर आपका एग्जाम में आएगा ये तो 5 नंबर में आपका आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी है। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव हमारा है, -Q और +Q से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम क्या है? AB। A पर -Q और B पर +Q रखा है, तो वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -Q और +Q से मिलकर बन गया। ठीक है, इनके बीच की दूरी 2L होती ही है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। क्लियर है? वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? इस आवेश के कारण यहां वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इस आवेश के कारण इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला हमने आपको बताया था, E = 1/4 पाई ε0 Q/r²। कहने का मतलब है जब हम किसी एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि उस आवेश से कितनी दूरी पर हम बिंदु की तीव्रता उस आवेश से कितनी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर इस आवेश के कारण हम यहाँ निकालेंगे तो ये दूरी हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये दूरी 2L है तो ये हमारी हाफ हो जाएगी L, और ये भी दूरी हो जाएगी L। अब हम जब इस आवेश के कारण यहां तीव्रता निकालेंगे, लिखेंगे -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम केवल तीव्रता लिख सकते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब तीव्रता। इस आवेश के कारण हम यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे E1। E1 इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? 1/4 पाई ε0 Q। Q क्या रहेगा?
अब ध्यान रखिएगा, जो सदिश राशियां होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि में हम आवेश का निगेटिव साइन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो निगेटिव साइन हमें उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बता देता है, उसका काम खत्म हो जाता है। तो हमें केवल उसका परिमाण लेना होता है। तो इस आवेश के कारण जब यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? आवेश कितना है? Q अपान आर स्क्वायर। आर कितनी है दूरी? AP स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब हम AP कैसे निकालेंगे? AP बहुत सरल है, क्योंकि हमें एक ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है AOP। AOP में ये L है, ये R है, इस त्रिभुज में ये कर्ण होगा। तो कर्ण जो होगा, AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब OA का स्क्वायर और प्लस OP का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर आने वाला है, OA कितना है? L स्क्वायर और प्लस OP कितना है? R स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर आ गया हमारा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब बात आती है इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? अभी हमने आपको बताया था -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो माइनस की ओर होती है। तो E1 की डायरेक्शन होगी ये, और ये हमने दूरी अभी कितनी निकाली? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये AP की वैल्यू क्या हमने निकाली? AP का स्क्वायर L स्क्वायर प्लस, और AP हमारा कितना होगा? AP होगा हमारा, क्योंकि AP स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो AP इक्वल टू कितना होगा? √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP हमने निकाल लिया, और इसके कारण -Q के कारण यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उसकी दिशा होगी -Q की ओर। क्लियर है? अब बात आती है इस आवेश के कारण, लिखेंगे +Q के कारण P पर तीव्रता, जिसको हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दिखाएंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है? Q अपान R स्क्वायर। दूरी कितनी देख रहे हैं आप? BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि जब AP कितना है? √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमारा BP भी आने वाला है √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो लिख देंगे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP का स्क्वायर। BP का स्क्वायर कितना आएगा? सेम आना है L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। जब ये वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है? पाइथागोरस इसमें भी लग जाएगी। तो इस तरीके से हम E1 E2 की वैल्यू, अब E1 की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमारा आवेश कैसा है? +Q। तो +Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से दूर। तो इस तरीके से E1 व E2 की डायरेक्शन दिखा दिया हमने। ठीक है, अब E1 और E2, हमारा E1 आ चुका है और E2 आ चुका है। अब E1 और E2 इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? परिणामी, जो कि हम सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से निकालेंगे। अब देख लेते हैं हम कि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है। तो कोण कितना रहने वाला है थोड़ा देखते हैं। अगर इस कोण को हम थीटा माने तो ये भी कोण हमारा थीटा ही होगा, क्योंकि एक प्रमेय है त्रिभुज की कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके सामने का कोण थीटा, तो इसके सामने का कोण भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है और ये थीटा है, अब आप देख रहे हैं कि जो ये है, ये इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। जो आपको त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है वो बहिष्कोण है। और बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। शेष का मतलब है उसके पास वाला छोड़कर, ये वाला कोण छोड़ दीजिए, इसको छोड़कर दो कोण कौन से बच रहे हैं त्रिभुज में? थीटा और थीटा। तो ये कोण कितने हो जाएंगे? 2 थीटा। तो बहिष्कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, मतलब ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। इसको हम क्या कहेंगे? 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो इस तरीके से हमने दोनों सदिशों के बीच कोण कितना निकाल लिया? 2 थीटा। क्लियर है? अब हम एक चीज और देख रहे हैं कि E1 और E2 कैसे हैं? बराबर हैं। अब हम लिखने वाले हैं
सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से। सदिशों का समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है दो सदिशों का परिणामी आर स्क्वायर बराबर होता है या आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। P और Q क्या है? दो सदिश। यहां पर हमारे कौन से दो सदिश हैं? E1 और E2। अब हम देख रहे हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं, मतलब E1 और E2 हैं बराबर, जिसको हम क्या मान सकते हैं? दोनों को E मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। E1 E2 जब वैल्यू बराबर है तो E1 और E2 को हम क्या मान सकते हैं? E मान सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। और R क्या है? परिणामी, तो सॉरी E डैश मान सकते हैं इसको हम। E1 और E2 को E डैश मान सकते हैं और परिणामी क्या मानेंगे? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E मानेंगे। तो अंडर रूट ऑफ P, पहला सदिश क्या है? दोनों सदिश देखो, E डैश का स्क्वायर प्लस ये भी E डैश का स्क्वायर प्लस 2, पहला सदिश E डैश, दूसरा भी E डैश इंटू कास थीटा क्या होता है? दोनों सदिशों के बीच का कोण। तो इसमें डाउट में ये बताइएगा कि थीटा हम वैल्यू ये रख दें। थीटा होता है दोनों सदिशों के बीच का कोण, और यहाँ पे दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना आया है हमारा? 2 थीटा। क्लियर है? तो E इक्वल टू परिणामी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएंगे 2 E डैश स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 E डैश स्क्वायर कास 2 थीटा। कॉमन हमें दिख रहा है 2 E डैश स्क्वायर कॉमन, यहां से बचेगा 1 प्लस और यहां से बचेगा कास 2 थीटा। तो E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 E डैश स्क्वायर 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला लगा देंगे जिससे एक कैंसिल आउट हो जाए, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा, ये बचा कितना अंदर? 2 कास स्क्वायर थीटा, 2 कास स्क्वायर थीटा इंटू 2 कास स्क्वायर 2 E डैश स्क्वायर कितना आ गया? 4 E डैश स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब यहां से वर्गमूल से बाहर निकल आएगा। तो E इक्वल टू आएगा 4 का 2 बाहर निकलेगा, E डैश स्क्वायर का E डैश बाहर निकलेगा और कास स्क्वायर थीटा का कास थीटा। तो E इक्वल टू 2, E डैश की वैल्यू, E डैश क्या था हमारा? हमने क्या माना था? E1 बराबर E2 बराबर E डैश माना था। तो E डैश की जगह हम क्या रख सकते हैं? किसी की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम चाहे E1 की रख दीजिए चाहे E2 की, और E1 की वैल्यू थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कास थीटा। कास थीटा में चलते हैं त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हमें ये कोण थीटा है, इस त्रिभुज में हम लगा देंगे कास थीटा। कास थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या है हमारा? OA और कर्ण क्या है? AP। तो आधार मतलब कास थीटा हमारा है OA अपान OP। चलिए वैल्यू रखते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। OA कितनी वैल्यू है? L अपान OP कितना है? OP हमारा है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो E इक्वल टू 2, इस 2 को हम कर देंगे इसके साथ, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये 2 चला जाएगा इसके साथ, Q इंटू 12 अपान में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1 है, और L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर ये कितनी? हाफ, ये 1 पावर और ये हाफ कितनी हो जाएगी? 1.5, मतलब जिसको हम क्या लिखेंगे? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं?
बस हमें अब थोड़ा सा बचा ये है कि हमने जब डिफिनीशन वैद्युत द्विध्रुव की बोली थी उसमें कहा था कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू होते हैं वो बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं। मतलब कहने का होता है कि जो 12 होता है बहुत ही छोटा होता है। अब जब बहुत छोटा है 12 और इसमें हमें क्या दिख रहा है ये L, तो जब 12 छोटा है तो 12 का आधा L होता है तो और छोटा होगा L। और जब बहुत छोटी राशि का वर्ग करते हैं मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं L स्क्वायर कर रहे हैं कि नहीं, तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो कहने का मतलब है L स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही छोटी है क्योंकि 12 छोटा होता है, 12 का आधा L छोटा होगा। जब बहुत छोटा का वर्ग करेंगे और भी छोटा हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं L स्क्वायर जो होगा वो आर स्क्वायर की तुलना में बहुत कम होगा। जो L स्क्वायर है वो आर स्क्वायर की तुलना में बहुत ही छोटा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। चलिए नेग्लेक्ट करने के बाद देखते हैं क्या बचता है। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आएगा हमारा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या दिया हुआ है P अपान, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे बचेगा हमारा R स्क्वायर और उसकी पावर 3/2। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, पावर की दोनों की गुणा हो जाएगी 2 × 3/2, कैंसिल आउट हो जाएगा। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यू। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यू। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका मान क्या होता है Q × 12 और R जो कि आप देख रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है उससे R दूरी पर जो बिंदु P है वही हमारा ये R काम करेगा। ठीक है, इसको अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो E वेक्टर इक्वल टू होगा, माइनस लग जाएगा। अभी क्यों लग रहा है माइनस बताते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर अपान R क्यूब। माइनस साइन हमें यह बता रहा है। अच्छा बताइएगा, अभी हमने P वेक्टर की डायरेक्शन आपको बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो होती है -Q से +Q की ओर। मतलब जो ये हमारा -Q से ये +Q है, P वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी -Q से +Q की ओर। जबकि जो हमारा जो परिणामी आया है वैद्युत क्षेत्र E1 और E2 का जो परिणामी आएगा वो यहां से जाने वाला है। हमें मालूम है जब दोनों सदिश होते हैं बराबर, E1 और E2 बराबर थे, हम देख चुके हैं, दोनों वैल्यू सेम थी। E1 E2 अगर बराबर हैं तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो इन दोनों से बिल्कुल बीच से जाएगा। बीच से जाने का मतलब ये कोण थीटा होगा और इधर वाला भी कोण थीटा होगा। तो बीच से जाएगा तो आप देख रहे हैं जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र जो आया है वो बाईं तरफ दिख रहा है, जबकि इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस तरफ दिख रहा है हमें, दाईं ओर। तो कहने का मतलब है जो P वेक्टर है और जो ये वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर है परिणामी, वो एक दूसरे के अपोजिट है, दिख रहा है। तो अपोजिट हैं ये, इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया है कि जो E वेक्टर है मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो P वेक्टर है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, P वेक्टर E वेक्टर, इसीलिए माइनस साइन लगाया है। तो ध्यान रखिएगा निरक्षीय स्थिति में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो P वेक्टर के जस्ट अपोजिट होती है। अगर हमारा P वेक्टर इस तरफ होता तो वैद्युत क्षेत्र परिणामी जाता इस तरफ, क्योंकि ये बात क्लियर है, क्योंकि अपोजिट जस्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा जब ये हमारा P वेक्टर बाईं तरफ होगा तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, दाईं तरफ। ठीक है, क्लियर है। तो इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। आप जो हमने मिटाया है उसको स्क्रीनशॉट लेते पूरा आप कंप्लीट कर लें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हैं। आप देख रहे हैं एक वर्ग है जिसके चारों कोनों पर आवेश रखे हुए हैं +Q, -Q, +Q और -2Q। इस तरीके से आवेश रखे हुए हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इसके केंद्र P पर
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जो इसका केंद्र है P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमारा काम होता है कि जितने भी आवेश हैं सब के कारण उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसकी हम दिशा दिखा लेते हैं। हम क्या कर दें, हम कर लेंगे ये कि हम इन आवेशों को कुछ अपनी तरफ से मान लेते हैं। माना ये पहला आवेश जो हमारा 1 है, ये आवेश हमारा 2 है। क्यों 1 का मतलब इस आवेश के कारण हम यहाँ तीव्रता दिखाएंगे E1, इसके कारण दिखाएंगे E2। ऐसे इस आवेश को हम 3 दे देंगे नाम और इस आवेश को 4 दे देंगे नाम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम सभी आवेशों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा देते हैं। सबसे पहले P पर ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है प्लस से दूर, सभी को पता है। इस आवेश के कारण इसकी हम दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, क्योंकि ये पहला आवेश है। इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, माइनस की ओर, सभी को पता है। माइनस के कारण माइनस की ओर दिशा होती है E2। इस आवेश के कारण ये कैसा आवेश है, प्लस, तो यहाँ पे इस आवेश के कारण प्लस से दूर। और ये आवेश कैसा है, तीसरा है, तो इसको हम E3 कहेंगे। और इस आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस क्यू की ओर, इस तरीके से। और इस तीव्रता को हम क्या कहेंगे, E4। तो हम देख रहे हैं फिगर में कि हमें 4 तीव्रताएं केंद्र P पर दिख रही हैं। अब हम क्या करेंगे, चारों तीव्रताओं की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि E2 और E4 अपोजिट हैं, E3 और E1 अपोजिट हैं। जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा से कम को हम घटा देंगे, क्योंकि हमें सदिशों का नियम मालूम है। जब दो सदिश विपरीत होते हैं तो ज़्यादा वाले से हम कम को घटा देते हैं और उनकी दिशा क्या आती है, जो ज़्यादा होता है। कहने का मतलब है हमारा जो डायग्राम हो गया, हमारा डायग्राम ये हो गया, जिसमें E1 ये है, E2 ये हमारा E3 है और ये E4 है। पहले हम क्या कर लें, चारों आवेशों के कारण तीव्रता निकाल लेते हैं। चलिए पहले हम निकालेंगे E1। E1 क्या है, प्लस 2Q के कारण तीव्रता। E1 बराबर फार्मूला होता है तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। Q क्या है, आवेश हमारा 2Q अपान R स्क्वायर। अब दूरी क्या होती है, दूरी होती है हमारी आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां हम तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर हम इन बिंदुओं को नाम डाल दें A, B, C और D, तो हम दूरी यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, AP का स्क्वायर। देख रहे हैं दूरी कितनी है, AP का स्क्वायर। अब AP कितना होगा हमारा, भुजा कितनी दी हुई है हमारी A। अब भुजा हमारी A है और ये भी A है, तो जो हमारा ये विकर्ण होगा ये कितना होगा, A√2। वर्ग का विकर्ण सबको पता है, इस तरीके से ये A भुजा है, ये A, सभी चारों भुजाएं A हैं, तो ये हमारा विकर्ण कितना होगा, A√2। और ये भी विकर्ण हमारा कितना होगा, A√2। अब अगर हम ये दूरी हमें पता करनी हो तो ये दूरी हमारी कितनी होगी, जो A√2 है उसका हाफ कर देंगे, मतलब भुजा हमारी हो जाएगी A√2 का हाफ। ये भुजा हमारी वर्ग, ये विकर्ण कितना है हमारा, A√2 पाइथागोरस से, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये आ जाएगा A√2 और दूरी ये कितनी है, ये आधी, ये आधी, तो A√2 का हम क्या कर देंगे, आधा। जब इसको हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा A√2 और 2 को लिख लेंगे √2 इंटू √2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दूरी हमारी आ गई A√2। तो इस तरीके से सभी आवेशों से दूरियां A√2, 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 A√2। क्लियर है, चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपान AP। AP कितना है, A अपान √2, इसका कर देंगे स्क्वायर। तो E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q। ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर अपान 2 चला जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा A स्क्वायर। कहने का मतलब E1 हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपान A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या निकालने वाले हैं, E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है इसमें, Q। माइनस साइन नहीं रखना है, सदिश राशियों में माइनस साइन नहीं रखते हैं, ठीक है। अपान दूरी, दूरी कितनी है हमारी इसमें, BP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी भी हमारा a अपान रूट टू, a अपान रूट टू, a अपान रूट टू सभी वैल्यू हैं, तो ये हो जाएगा a अपान रूट टू का स्क्वायर। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपान टू, टू ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2q अपान ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम निकालेंगे E3 की वैल्यू। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है उसमें 3 में, कितना है Q, अपान दूरी कितनी है CP का स्क्वायर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान CP की वैल्यू भी हमारी होगी a अपान रूट टू का स्क्वायर, a स्क्वायर अपान टू, टू ऊपर चला जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू अपान इक्वेशन नंबर 3। ऐसे हम चौथा आवेश है उसकी तीव्रता E4 निकाल लेंगे। इसको हिंदी में लिख लेंगे कि -2q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E4 इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है, आवेश है 2q, अपान में दूरी तो हमारी क्या रहने वाली, इसमें दूरी कितनी है dp का स्क्वायर, dp का स्क्वायर, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान dp भी हमारा कितना रहने वाला है a अपान रूट टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर अपान टू, टू ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपान ए स्क्वायर। इस तरीके से हमने चारों वैल्यू निकाल ली हैं। क्लियर है? अब देखिएगा E1 कितना आया है, E1, E2, E3 और E4। अब हम देख लेंगे इसमें से हम घटा, अब देख रहे हैं हम E1 और E3 अपोजिट हैं, तो अब इसको थोड़ा डिलीट करते हैं यहाँ से। तो E1 और E3 अपोजिट हैं, E1 और E3, इसमें ज़्यादा कौन है हम देख रहे हैं, E1 और E3 में ज़्यादा कौन है E1, तो E1 ज़्यादा है तो E1 से हम E2 को घटाएंगे, कहने का मतलब है हम लिखेंगे E1 माइनस E3, और इन दोनों में ज़्यादा कौन है E2 और E4 में, इसमें E4 ज़्यादा है तो E4 से E2 घटाएंगे, E4 माइनस E2। E1 कितना है हमारा दिया हुआ है, E1 है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपान ए स्क्वायर, माइनस E3 कितना है हमारा, E3 है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान ए स्क्वायर। इसी तरीके से E4 माइनस E2 करेंगे, E4 कितना है हमारा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q अपान ए स्क्वायर, माइनस E2 कितना है 1 अपान, अब इसके बाद हम इस क्या करते हैं, घटाने के बाद जब हम E1 से E3 घटाएंगे, E1 हमारा बड़ा है तो E1 और E3 का परिणामी हमने मान लिया E5 आएगा, तो परिणामी की दिशा क्या होगी E1 की दिशा में, कहने का मतलब है जो हमारा इन दोनों का परिणामी आएगा जिसको हम E5 मानेंगे, क्योंकि E1 बड़ा है E3 से, तो जब E1 से E3 घटाएंगे तो जो परिणामी आएगा उसकी दिशा क्या होगी E1 की दिशा में, क्योंकि ये बड़ा है। और जब हम E4 से E2 घटाएंगे, E4 बड़ा है E2 से, जब E4 से E2 घटाएंगे तो परिणामी की दिशा, मान लिया इन दोनों का परिणामी E6 है, इन दोनों का परिणामी E5 है, तो इनकी दिशा E4 की डायरेक्शन में और इनकी दिशा E1 की डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरीके से अब हम घटाने के बाद वैल्यू, इसको हम क्या मान रहे हैं E1 माइनस E3 को हम मान रहे हैं E5, और इसको घटाने के बाद हम इसको क्या मान रहे हैं E6। चलिए E5 की वैल्यू देख लो, घटा दीजिए, इससे कॉमन मिल जाएगा हमें 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, पहले से बचेगा 2 माइनस 1, तो ये हमारा 2 माइनस 1 बचेगा, मतलब 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपान
ए स्क्वायर। ये E5 E6 की वैल्यू देख लीजिए। E6 हमारा क्या है, E4 माइनस E2। इसमें से जब घटाएंगे यही वैल्यू हमारी आने वाली है, क्योंकि सेम है, घट रहा है, देख रहे हैं आप लोग। तो हमारा E6 भी यही आने वाला है, 1/4πε0 2q/a²। क्लियर है? कहने का मतलब है अब हमारा रिजल्ट ये आया कि 4 सदिशों से घटने के बाद अब हमारे 2 सदिश बचे जो कि दोनों इक्वल हैं। देख रहे हैं आप, E5 और E6 दोनों की वैल्यू सेम है। जब दो अच्छा, अब इन दोनों का परिणामी क्या आएगा? परिणामी के लिए इनके बीच कोण हमें पता होना चाहिए, जो कि कितना है, 90। क्यों? क्योंकि इनके बीच कोण यही वाला तो है हमारा, और वर्ग में चारों कोण 90-90 होते हैं। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री है। इसको इस तरीके लिख सकते हैं, जब 2 सदिशों के बीच कोण 90 होता है तो अब हम लिख सकते हैं E5 व E6 का परिणामी E मानेंगे हम इसको। E = जब 2 सदिश बराबर हों, और बराबर तो हैं, लंबवत भी हैं, तो हो जाएगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। बाकी 2pq cos 90 जीरो होकर बाकी हट जाता है। इस तरीके से E = E5 और E6 बराबर हैं, देख रहे हैं हम, तो हम E5 की जगह E6 लिख लें या कुछ भी, तो E5 का स्क्वायर प्लस E6 की जगह हम E5 लिख सकते हैं, इक्वल है ना, E5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा E = में हो जाएगा 2E5 का स्क्वायर। तो रूट से बाहर निकलेगा, E = हो जाएगा, E5 बाहर निकलेगा और रूट में 2। तो परिणामी हमारा आया E5√2। E5√2 वैल्यू रख देंगे तो परिणामी हो जाएगा E = E5 की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 1/4πε0 2q/a² और √2 साथ में लगा देंगे रूट। इसको सही से लिख लेंगे, E = 1/4πε0 2√2 q/a²। ये हमारी आ गई इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जब दोनों सदिश क्या हैं, लंबवत हैं, 90 डिग्री का कोण है, बराबर भी हैं, तो इनका जो परिणामी जाएगा बिल्कुल 20 से जाएगा। कहने का मतलब जो E होगा परिणामी वो इन दोनों के बिल्कुल 20 से जाएगा। और जब 20 से जाएगा तो हम इसको ये इस तरीके से, तो 20 से जाने का मतलब है ये AD जो भुजा आप देख रहे हैं इसके समांतर है। तो मतलब दिशा हम क्या लिख सकते हैं, जो AD है AD के समांतर। देख रहे हैं हमारा जो परिणामी जा रहा है वो AD के समांतर है, तो हम लिख सकते हैं AD के समांतर। तो इस तरीके से चारों आवेशों के कारण केंद्र P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर होगी, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4πε0 2√2 q/a²। ठीक है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहेगा। थैंक यू।